नमस्कार। गर्भनाल न्यास की ओर से मैं आत्माराम शर्मा इस संवाद श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। प्रवासी भारतीयों की अगली पीढ़ी में भारतीयता की पहचान, संस्कृति और भाषा के बारे में उनकी समझ को जानने के लिए यह संवाद श्रृंखला आयोजित की गई है। आज की यह बातचीत इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जानने की जिज्ञासा पैदा करना भी है। विगत 2 दशकों से डेनमार्क में निवास करने वाली हिंदी की प्रवासी साहित्यकार सुश्री अर्चना पैनवली एक सुपरिचित नाम है। हाल ही में आपका उपन्यास केराली मसाज पार्लर बहुत चर्चित हुआ है। परिवर्तन, वेयर डू आई बिलोंग, पॉल की तीर्थ यात्रा आदि उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनमें प्रवासी समाज की पहचान से जुड़े प्रश्नों का सामना किया गया है। अर्चना जी की बेटी प्रिया पैनवेली जी एवं उनके मित्र अभिनव चौहान जी से आज हम चर्चा कर रहे हैं। मुंबई में जन्मी प्रिया पैनवेली 4 वर्ष की उम्र में माता पिता के साथ डेनमार्क पहुंची तथा 19 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में शिक्षा के लिए कनाडा गई। आपने ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बीकॉम मार्केटिंग में बीकॉम किया है। लिखने पढ़ने के अलावा आपको ड्राइविंग में रुचि है। वर्तमान में आप टोरंटो में CIBC बैंक में काम कर रही हैं। जालंधर में जन्मे अभिनव चौहान 5 वर्ष की उम्र में माता पिता के साथ थाईलैंड तथा 18 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए कनाडा पहुंचे। आपने भी ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। लिखने पढ़ने के अलावा अभिनव जी की आध्यात्म और योग में गहरी दिलचस्पी है। वर्तमान में अभिनव जी टोरंटो में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं। तो अभिनव जी, आत्माराम जी, प्रिया ये जी। बोलूंगा कि मैं कानपुर में जन्मा हूँ और अच्छा। हाँ, बस ये कि थोड़ा हाँ, एक्स्ट्रा माफी चाहता हूँ, संशोधन नहीं, कोई बात कर नहीं। लिया गया है। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है इस संवाद श्रृंखला में। प्रिया जी, अभिनव जी, गर्भनाल न्यास द्वारा आयोजित संवाद की इस कड़ी में आपका बहुत स्वागत है। आ, तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अनौपचारिक बातचीत है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा किसी तरह की अपेक्षा नहीं है। आप लोग सहज संवाद के जरिए जो भी मन में बात आएगी वो आप रख सकते हैं। अच्छा, प्रिया जी, आपकी माता जी हिंदी की प्रख्यात साहित्यकार हैं तथा हिंदी शिक्षण से लंबे समय से जुड़ी हैं। डेनमार्क में वे दूसरी पीढ़ी की प्रवासी भारतीय हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं से उनका अटूट नाता है। अभिनव जी से बात की शुरुआत करते हैं, तो आप अपने परिजनों के बारे में हमको बताएं। अभिनव। तो मेरे परिजन मतलब हम जैसे मेरी जो पूरी फैमिली है वो जो एक्सटेंडेड फैमिली वो मेनली कानपुर में रहती है। अच्छा। और कानपुर में मेरे पिताजी वहीं पे मतलब कानपुर के पास एक गांव है सूरजपुर, वहीं पे वो बड़े हुए, उनका जन्म हुआ। और जो मेरे जो बाबा दादी वो सब कानपुर में ही अभी रहते हैं। हम्म। और कानपुर के पास एक गांव है, गांव नहीं, एक छोटा सा शहर है उन्नाव, आप हो सकता है जानते हो। हाँ। उन्नाव में मेरी माता जी उन्नाव से हैं। उनके माता पिता भी उन्नाव में ही रहते हैं। और जब मैं रफली 5 साल का था तब हम कानपुर छोड़ के हम थाईलैंड में आए थे। बहुत बढ़िया। और तो बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रिया जी, आप भी बहुत छोटी उम्र में ही डेनमार्क पहुंच गए। हाँ। तो मेरा एक आप दोनों से एक साझा सवाल है हम्म, कि भारत को एक देश के तौर पे भारत को आप लोग कैसे याद करते हैं? हम्म। आप जाओगे पहले? Shall I go first? Yeah. मेरा रिलेशनशिप भारत के साथ चेंज हुआ जैसे मैं बड़ी हुई। तो जब मैं छोटी थी, जब हम पहले डेनमार्क पहुंचे, मुझे खाली हिंदी बोलनी आती थी। मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता था। तो मुझे याद है जब मैं स्कूल
में थी, मैं बस हिंदी में बोल रही थी, अपने दोस्त के साथ हिंदी में बात कर रही थी। तो उस समय मुझे याद है, मुझे इंडिया की बहुत याद आती थी। जब हमने पहले मूव किया तो मैं मम्मी पापा से बोलती थी चलो अब चलते हैं इंडिया, वापस चलते, क्योंकि इंडिया में हम फैमिली के साथ रहते थे, चहल पहल, नॉइज, और एक बहुत ज्यादा वार्मथ है जब फैमिली के साथ रहते हो। डेनमार्क में बहुत जैसे कोल्ड कंट्री लगा, कोई फैमिली नहीं थी, बस मम्मी पापा और दीदी, मेरे कजिन्स नहीं थे, बहुत बहुत क्वाइट कंट्री है। तो उस समय मैंने इंडिया को बहुत याद किया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरा रिलेशनशिप इंडिया के साथ बदलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम बस विजिट्स में जाते थे, और विजिट्स में मुझे इंडिया बहुत पसंद था, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल भी लगा इंडिया में होना, क्योंकि इंडिया और डेनमार्क बहुत अलग कंट्रीज है, और मैं डेनमार्क की यूज्ड टू हो गई। सो आई फाउंड इट हार्ड एट फर्स्ट, और बट आई न्यू एट दैट टाइम कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आऊँ और एक रिलेशनशिप रखूँ अपने कंट्री के साथ। वो मम्मी पापा ने मुझे बड़े होकर हर समय बोला कि अपने देश के साथ हर समय एक रिलेशनशिप रखो, जो रिलेशनशिप तुम चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है, कैसा चाहते हो, लेकिन एक रखो तुम। तो उस समय मुझे मुश्किल लगता था इंडिया में होना। मुझे कजिन्स के साथ बहुत पसंद आता था, फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आई फाउंड इट हार्ड, क्योंकि एक बहुत अलग कंट्री लगा उस समय। नाउ अब मैं एक थर्ड फेज में आ गई अपने लाइफ में रिसेंटली, और ये फेज मेरे लाइफ का है कि अब मैं इंडिया से वापस एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन चाहती हूँ अब, क्योंकि अब जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे अब पता चल रहा है कि जैसे हम कनाडा में हो सकते हैं, हम डेनमार्क में हो सकते हैं, हम जहाँ पर भी जाओ, हम जहाँ पर भी है अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे लोग जो इंडिया में है वो तुम्हें सबसे अच्छे से देखेंगे, और वो तुम्हें सबसे, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पर भी, अगर किसी कंट्री में मैं अटक गई, मेरे पास एक डेनिश पासपोर्ट है मुझे पता है, लेकिन अगर मैं किसी कंट्री में अटक गई, मुझे पता है कि जो कंट्री मुझे सेव करनी आएगी वो इंडिया होगा। तो अब मेरा रिलेशनशिप इंडिया से बदल रहा है, और अब मैं अपने पूरे लाइफ में आई वाज वेरी प्राउड टू बी इंडियन। कभी नहीं था एक टाइम जहाँ पर मैं प्राउड नहीं थी इंडियन होना, लेकिन मैंने कोशिश भी नहीं हर समय करी एक रिलेशनशिप रखना इंडिया के साथ। लेकिन अब जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, फिर मैं अभिनव से भी मिली, और अभिनव का रिलेशनशिप इंडिया के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैं देख रही हूँ, मेरी माँ एक हिंदी राइटर है, और उसकी डॉटर, she should be able to read her book. She should be able to converse with her properly in Hindi. Like you can see, I switched from English to Hindi. I'm not able to completely stick in Hindi. So now, as I've gotten older, I'm now actively trying to build a stronger relationship with India. मैं हिंदी पढ़ना सीख रही हूँ. I have my cue cards and I've been learning. And हम ये भी बात करते हैं कि हमें इंडिया जाना चाहिए, हमें एटलीस्ट 1-2 साल इंडिया में रहना चाहिए फैमिली के पास, और हमें फिर से एक बॉन्ड एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो दैट्स माय रिलेशनशिप नाउ। बहुत बढ़िया। अभिनव जी, आप कैसे बोलेंगे इस बात को? जी बिल्कुल, मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बोलूँगा कि वो प्रिया की तरह ही रहा है। मैं तो देखो हमेशा जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ, वो ये है कि जो हमारी जो मातृभूमि है वो तो भारत ही रहेगा। तो चाहे हम कनाडा में जाएं या चाहे हमारा पासपोर्ट चेंज हो, जो इंडिया के, जो भारत के प्रति जो फीलिंग है, वो फीलिंग किसी और देश के प्रति हो ही नहीं सकती। मतलब मैं कनाडा में अभी पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। उसके पहले थाईलैंड में मैं 12 साल से था। पूरी एजुकेशन थाईलैंड में ही हुई है, किंडरगार्टन से ग्रेड 12 तक। लेकिन जब भी कोई कंपटीशन है, क्रिकेट का गेम है, फुटबॉल का गेम है, ओलंपिक्स है, भारत के प्रति ही मतलब पैशन जागता है, मतलब वो प्यार जागता है। तो भारत से मेरा रिलेशनशिप हमेशा बहुत करीबी रहा है। इसके लिए जो मेरे माता पिता हैं उन दोनों का मैं धन्यवाद मतलब कहना चाहूँगा, क्योंकि वो दोनों बहुत पेट्रियाटिक हैं। उन्होंने हमेशा मुझे, मेरे भाई को भारत के मतलब करीब रखा। हम हर साल इंडिया जाते थे मतलब अपने एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने, और वही रिलेशनशिप मैं चाहता हूँ कि आगे जाके मैं अपने बच्चों को भी आगे वो पास ऑन कर सकूँ।
मुझे याद आया, आपने कहा कि गांव भारत जाना होता था, तो प्रिया, मेरा खास तौर से आपकी माता जी तो वहाँ हिमाचल और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, तो आप वहाँ गए हैं कभी? गांव कभी देखा आपने? नहीं 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 अभी मम्मी का गांव कभी नहीं देखा। हमने हर समय बात करते हैं हम कि जाना चाहिए, लेकिन प्लान नहीं बना हमारा। तो आपने भारत का कोई गांव देखा? तो पापा का जो गांव था वो उन्हें एक डैम बनाया था उधर, तो वो पूरा पानी के नीचे था, तो वो हमने देखा, लेकिन वो एक डैम है अब, तो प्रॉपरली नहीं देखा हमने कोई गांव। अच्छा, और आपने, अभिनव जी? जी, मैं तो कानपुर में जब भी जाता हूँ वापस कानपुर जाता हूँ। कानपुर के पास ही रफली 30-40 किलोमीटर दूर हमारा गांव है सूरजपुर। हम्म, अच्छा। तो मेरे चाचा चाची वहीं रहते हैं। हम्म। तो जब भी जाते हैं हम गांव होके जाते हैं। तो गांव मुझे बहुत प्यारा है और बिल्कुल हम हमेशा जाते हैं गांव। अच्छा, अभी मतलब जो गांव का जो ढांचा है, भारत अभी बदल रहा है, लेकिन फिर भी भारत के गांव और कनाडा में जो गांव है उसमें आपको क्या, कितना फर्क दिखाई देता है? किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका या एक्चुअली। क्योंकि जब हम यहाँ पे कनाडा में किसी गांव पे जाते हैं, तो जब हम अ, अंदर जाते हैं, लोगों से अगर मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो लगता उनसे बातचीत करते हुए लगता है कि उन्होंने जैसे पीपल ऑफ कलर, जैसे इंडियन हाँ या एशियन हो गए, वो कभी देखे नहीं हाँ है ना। तो मतलब ऐसा लगता है कि हमारा जो उनके साथ इंटरेक्शन है, जो संपर्क है, वो उनके साथ पहली बार हो रहा है, या पहली उन्होंने 2 या 3 बार अपनी जिंदगी में मतलब किसी और डिफरेंट आदमी से जो उनके मतलब नहीं है, नहीं। वो कभी मिले नहीं है। और जब और जब हम रेस्टोरेंट में जाओ उधर या ऐसा हाँ, कुछ करो, तो वो घूरते हैं तुम्हें, क्योंकि वो देखते हैं काफी ये क्या घूरते हैं, काफी घूरते हैं, काफी घूरते हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है ये तो ये गोरा, ये हाँ, गोरी नहीं है, ये गोरा नहीं है। हाँ तो एक्चुअली भारत में भी ऐसे ही है, क्योंकि हाँ भारत में जब मैं आज से रफली 8 या 9 साल पहले मैं जब भारत गया था, तो मेरे कुछ दोस्त भी भारत आए हुए थे जो इटली से थे। तो हम्म। वो चाहते थे कि उनको भी गांव देखने थे भारत के, कि गांव कैसे होते हैं। तो मैंने उनको बुलाया था कानपुर। तो मैं तो गांव भी नहीं ले गया, मैं तो कानपुर ले गया था बस उनको। तो वहां पे जब वो पहुंचे, तो लोग ऐसे घूर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उन्होंने कभी किसी फॉरेन व्यक्ति को कभी देखा नहीं। तो एक्चुअली आप सोचोगे कि बहुत डिफरेंसेस होंगे, लेकिन एक्चुअली सिमिलर काफी है। सिमिलैरिटीज भी हैं। हाँ, मतलब जो सोच में, लोगों जो के सोच में, सोच में सिमिलैरिटीज है। वो सोच अब हो सकता है कि एक भारतीय की भारतीय तरीके से हो, हाँ या किसी कैनेडियन कैनेडियन तरीके से हो, लेकिन वो सोच एक्चुअली वैसी ही है। हाँ तो ये मैंने देखा। और बाकी आई वुड से कि ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब हमारे गांव में खेती होती है, किसानी होती है, जो बहुत अहम मानी जाती है। वैसे ही यहाँ पे गांव में अगर आप जाओगे किसी रिमोट गांव में, तो खेती किसानी वो भी वही लोग कर रहे होते हैं। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे जो फार्मिंग है, खेती है, बहुत मैकेनाइज्ड है। हमारे गांव में उतनी नहीं है। हम अभी भी बैल यूज करते हैं। हम अभी भी थोड़ी अनमैकेनाइज्ड वे से फार्मिंग करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हाँ हैं। लेकिन लोगों की मानसिकता में उतनी मतलब डिफरेंसेस नहीं नहीं। है। हाँ, जैसे जैसे जो लोग इंडिया में गांव में रहते हैं, जैसे वो डिफरेंट है जो लोग सिटी में रहते हैं इंडिया में उनसे, वैसे इधर भी सेम है। जो लोग गांव में रहते हैं उनका थिंकिंग अलग है जो लोग सिटी में रहते हैं। हाँ, ये बहुत सही है। अच्छा, हाँ इसी से गांव की हम बात कर रहे हैं, तो हम भाषा और बोली की बात भी करते हैं अक्सर। तो भारतीय जो संस्कृति है और हाँ हमारी जो भाषाएं हैं, उसके बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में आपकी क्या समझ है? प्रिया, खासतौर से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। उसके बाद अभिनव जी, आप बताइए कि भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाएं, उस जाहिर है उसमें हिंदी भी शामिल है, तो आप उसके उसके बारे में आपकी क्या समझ है? क्या मेरी समझ है वो इंडियन भाषा के बारे में? भारतीय संस्कृति जिसको हम कहते हैं, कल्चर हाँ जो हमारा है, हाँ भारतीय कल्चर, और उसका संबंध भाषाओं से कितना आप मानती हैं कि भारतीय भाषाएं
भारतीय भाषाएं कितनी जरूरी हैं भारतीय संस्कृति को जानने के लिए, समझने के लिए। मतलब मेरा प्रश्न कुछ इस तरीके से मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। So hold on, if I understand the question correctly, and I'm sorry, I keep switching between English and Hindi. So it's basically what is the relationship between The the culture culture and and the language, the Yeah. culture and the language. And how important it is for the To languages to understand the culture. yeah, I mean, I think I mean, do you want to go first? I'm struggling. Yeah, it's a tough question actually. ओके, तो बताइए। मैं जैसे सोचता हूँ, और ये मेरी सोच है, जो हमारी जो संस्कृति है, अगर हम उसे समझना चाहते हैं तो हमें जो हिंदी भाषा है वो समझनी पड़ेगी। और हमारे देश में प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो Challenge. परेशानी है इस वक्त एक तरीके से वो ये है कि हमारे देश में इतनी सारी संस्कृतियां हैं, इतनी सारी Yeah. भाषाएं हैं। तो मतलब अगर हम हिंदी भी समझते हैं और हम हिंदी ही समझते हैं तो हम मेनली जो हमारी हिंदी बेल्ट हो गई, मध्य प्रदेश हो गया आपका, और ये उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गए, जो हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं जिसको, वो हमें समझ में आता है। लेकिन ईस्ट इंडिया की जो भाषाएं हैं जो हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में, वो हम कभी नहीं समझ पाते। साउथ इंडिया में जो तमिल यूज होती है, तेलुगु यूज होती है, मलयालम, वो हम नहीं समझ पाते। तो प्रॉब्लम हमारे जो बहुत रिलेटेड है एक्चुअली, बहुत, yeah. भाषाएं और कल्चर बहुत रिलेटेड है। और जब तक हम अपनी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, हमारी उस पर मतलब पकड़ मजबूत नहीं होगी, तब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे संस्कृति क्या है, संस्कृति कैसे पास डाउन की जाती है, पीढ़ी पर पीढ़ी लिख के पास डाउन की जाती है, ओरली पास डाउन की जाती है, वर्बली। अगर आप वर्बल आपका कनेक्शन नहीं होएगा अपनी भाषा से, अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा, आप कैसे उपन्यास पढ़ोगे, कैसे आप मतलब उसकी रिटन लिटरली भाषा को समझोगे, उस कल्चर को समझोगे। तो इट्स वेरी कनेक्टेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जैसे हम कनाडा में यहाँ 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश हो गए और फ्रेंच हो गए। क्यों 2 लैंग्वेज है? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ये सस्कैचुअन, मैनिटोबा प्रोविंसेस में ये ब्रिटिश ओरिजिन के लोग रहते हैं, जो मतलब इंग्लैंड से आए थे यहाँ पे। लेकिन आप क्वेबेक जाओ, क्वेबेक में मतलब फ्रेंच ओरिजिन के लोग हैं, तो उनकी वहाँ भाषा फ्रेंच है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका कल्चर फ्रेंच रूट से आता है। वैसे हमारे इंडिया में जो हम नॉर्थ इंडियन है, उनका हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट है, जो ईस्ट इंडिया से लोग हैं, साउथ इंडिया से लोग हैं। तो जो यहाँ कनाडा में मैं देखता हूँ कि सबके लिए कंपलसरी है कि वो दोनों भाषाएं सीखें, हिंदी मतलब इंग्लिश भी सीखें, फ्रेंच भी सीखें। वैसे ही हमें इंडिया में भी ऐसे सिस्टम डालने चाहिए ताकि हम देश के जो अलग अलग भाषा हैं उनको सीखें, उनमें जोर होना चाहिए, गवर्नमेंट की जोर होना चाहिए, फैमिली वैल्यूज में जोर होना चाहिए कि हमारा जो देश है वो उत्तर प्रदेश से लिमिटेड नहीं है, वो it is also Andhra is also part of our country, Tamil Nadu is also part of our country. We need to look at India as a whole, not from the lens of our local regional languages and regional belongings. So it's very important and we need, और आप जैसे काम कर रहे हैं आत्माराम जी, ऐसे ये प्लेटफॉर्म्स इस चीज को इनेबल करते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये ऐसा। नहीं, आपने जो भाषाई जो विरोधाभास है भारत का, उसको आपने रेखांकित किया, ये बहुत अच्छे से किया। मैं एक दूसरी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने कोई भारत के जो तीर्थ हैं, जिनको हम ऐतिहासिक मंदिर भी कह सकते हैं, उनकी कभी यात्राएं की हैं? जैसे दक्षिण मेरे ख्याल से मंदिर। हाँ, जैसे मैं तो दक्षिण भारत में ज्यादा गया नहीं हूँ, प्रिया पता नहीं अगर आप गए हैं कि नहीं, लेकिन हम जैसे जो मेरा परिवार है, हम वैष्णो माता जाते हैं हर साल। जब जाते हैं हम शिरडी भी जाते हैं महाराष्ट्र में,
हाँ साई दरबार, और प्रिया तो बद्रीनाथ और केदारनाथ भी गई हुई हाँ हैं, हाँ हाँ। जो जब हम छोटे उत्तराखंड थे। में ही है। तो हाँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि भारत भाषाओं में जरूर अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पे वो आपस में बड़ा जुटा हुआ है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी बद्रीनाथ की बात की, तो बद्रीनाथ जो है वो वहाँ जो मंदिर है, उस मंदिर के जो पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के होते हैं। इंटरेस्टिंग। आप समझना। और जो दक्षिण भारत का रामेश्वरम है, वहाँ का जो पुजारी होगा वो उत्तर भारत का होता है, नेपाल का होता है। अच्छा। हाँ। और पूरी जो है वो पूरब भारत में जो उड़ीसा में है, वहाँ जो पुजारी होता है वो जो है गुजरात का होता है। और नहीं, मुझे गुजरात भी में नहीं जो, पता ये तो बात। कहने का आशय ये जो चार हमारे बड़े तीर्थ हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है, जो शंकराचार्य ने जो स्थापित किए थे, या और भी हमारे बहुत सारे जो तीर्थ के बड़े स्थान हैं, चाहे ज्योतिर्लिंग हों और चाहे बड़े बड़े मस्जिद हों, मंदिर हों पुराने, तो उन सभी में एक खास तरह की सांस्कृतिक एकता है। हमें भाषा जरूर नहीं आती है, लेकिन आप देखेंगे कि संस्कृत के श्लोक, चाहे वो पुरी का मंदिर हो वहाँ भी बोले जाते हैं, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो वहाँ भी बोले जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि सारी भारतीय भाषाओं का जो मूल स्रोत है, हमारी संस्कृति का जो मूल उद्गम है, वो संस्कृत है। तो यही कारण है कि पूरा देश एक तरीके से सांस्कृतिक तौर से आपस में एक दूसरे से जुड़ा जुड़ा हुआ हुआ है। जी। तो ये एक बात है, लेकिन ये भी सही है कि अगर हमारी संस्कृति को आगे हमको अगर ले जाना है, तो हमें हमारी भारतीय भाषाओं को भी बचाए रखना आवश्यक बिल्कुल। है ना। तो ये इसी बात को मैं आपसे साझा कर रहा था, और किसी हद तक आपने उसको स्वीकारा भी। एक्चुअली मैं एक एक एग्जांपल भी देना चाहती थी, जो अभिनव बोल रहा था, जो अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ। हम्म, क्योंकि आप पूछ रहे थे अगर वो कनेक्टेड है, डेफिनेटली वो बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि अभी अभी एक्चुअली हमारी रिसेंटली भी शादी हुई हमारी। और क्या बोलते हैं, जब हम शादी करने वाले थे तो मैं देखना चाहती थी कि एक इंडियन शादी में होता क्या है, मतलब क्या है, जो जो हम बैठे, जो पंडित जी बोल रहे उसमें हो क्या रहा है। हम्म, और फिर मुझे पता चला कि क्योंकि मेरी हिंदी मैं सीख रही हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा मैं ज़्यादा सीख रही हिंदी, आई एम ट्राइंग टू मेक इट बेटर। लेकिन अभी उस लेवल पर नहीं आई है वो। सो देन आई रियलाइज कि मैं अपने कल्चर को ही नहीं जान पा रही हूँ, बिकॉज लैंग्वेज इज माई बैरियर। बिकॉज मेरी हिंदी अभी इतनी अच्छी नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं अपने कल्चर को ही नहीं जान पा रही हूँ। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी कनेक्टेड। बिकॉज that's why तब मैंने realize कि अगर मैं अपने culture को ज़्यादा, if I want to get closer, the first place I have to start is language. I have to first understand my language, be able to carry a conversation in Hindi completely. First, you start there, and then you try to get to know everything else. बिल्कुल। और मतलब आत्माराम जी, जो आई थिंक प्रिया ने जो अभी ये एग्जांपल दिया, ये बहुत रीसेंट एग्जांपल है हम दोनों का, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली स्ट्रगल ये था। हमारा बहुत बड़ा क्योंकि स्ट्रगल था, हम जानना चाहते थे क्या हो रहा है हमारी शादी में। आई थिंक ये स्ट्रगल दिखाता है कि भाषा कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली। क्योंकि जब शादी होती है तो मतलब तो दो व्यक्तियों का एक साथ मिलना होता है, एक जोड़ होता है, एक बंधन होता है। वो बंधन आप भगवान के सामने मतलब प्राप्त कर रहे हो, वहां पे बांध रहे हो। और वो बांधते वक्त जो पंडित जी के मतलब श्लोक होते हैं, जो वो बोल रहे होते हैं, वो कितने लोग समझते हैं, कितने लोग समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग शादियों में आते हैं, बैठते हैं, मतलब वेट करते हैं कि ये जल्दी जो पंडित जो बोल रहा है खत्म करे और शादी हो गई। सच में होता है ऐसा, सच में होता है ना, यही होता है। लेकिन कितने लोग समझते हैं कि वो बोला क्या जा रहा है। जब आप नहीं समझोगे, जब आपके सिर के ऊपर से जाएगा कि ये संस्कृत में क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आपको ये ढोंग लगेगा। आपको लगेगा कि इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। ये बस टाइम। और स्लोली बट श्योरली ओवर द इयर्स आप अपने रिलीजन से, अपने रूट से दूर होते जाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, बोल क्या रहा है। जब आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगी, तो आप अपने बच्चों को भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बता पाओगे। वो आगे जाके भी, आपके बच्चे भी शादी करेंगे तो सोचेंगे अरे वो इंडियन शादी में 12 घंटे लगते हैं, 14 घंटे लगते हैं, मुझे ऐसे नहीं करनी, मुझे तो आई डू करना है, खत्म करना है जल्दी से।
और मतलब 1 घंटे की शादी, मतलब आप स्लोली बट श्योरली वो ट्रेडिशंस और वैल्यूज लूज करते जाओगे। तो ये बहुत अहम है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, वो समय स्पेंड करे अपने बच्चों के साथ, खुद के साथ, हिंदी समझने के लिए। संस्कृत तो मैं थोड़ा डिफरेंट लेवल से, तो इंडिया में भी लोग नहीं समझ पाते, लेकिन कम से कम हिंदी तो समझे लोग। मतलब आज जो मैं कॉन्वर्सेशन आपसे कर रहा हूँ, प्रिया जी कर रही हैं, हम कभी इंग्लिश में जाते हैं, कभी हिंदी। हमारी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है कि हम हिंदी में आपसे बात कर सकें। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपने शादी की बात की तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने ये विषय उठाया। हमारी जो शादियां हैं, इनमें आपकी शादी कहाँ, भारत में ही हुई या कहाँ? भारत में होने वाली थी नवंबर 30 को। हम पूरा अरेंजमेंट्स कर रहे थे देहरादून में, मेरे होम टाउन में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से हमको सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। ये हुई कनाडा। हमने एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल मंदिर हमने ढूंढा कनाडा में, और फिर हमने जूम में किया। जूम शादी थी। बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत अच्छा बात कही कि जो असल में हमारी शादी में जो जिसको हम रिचुअल बोलते हैं और उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन असल में उसको बहुत गंभीरता से उसमें उतरना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। उसमें एक बहुत अच्छा वो होता है, शायद अभिनव जी आपने कहीं देखा भी होगा या सुना भी होगा, किसी दूसरे उसमें आप शामिल हो कि एक 7-5 वचन होते हैं जी। 7-5 वचन मतलब 5 वचन लड़की की तरफ से बोले जाते हैं, 7 वचन लड़के की तरफ से कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप राजी हो रही हो तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ, है ना। तो वो लड़की बोलती है कि ये मेरी कंडीशन है, ये अगर आप स्वीकारोगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। फिर वो लड़का बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी ये सारी चीजें मुझे मंजूर हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से ये चीजें हैं, आपको एक्सेप्ट हैं, तो फिर हम जीवन में आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो ये इतना खूबसूरत है, ये जो विजन है एक्चुअली जीवन का, जो एक आधार है, हमारे परिवार का आधार है। ये दुनिया में मुझे नहीं पता दूसरे संस्कृतियों में कितना है। यूरोप और पश्चिम के संस्कृति से तो आप बहुत अच्छे से, तो वहाँ कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो भारतीय जो ढांचा है परिवार का, वो ढांचा इस अवधारणा के ऊपर टिका हुआ है। व्यवहारिक जीवन में कौन आदमी कितना करेगा वो एक अलग विषय है, लेकिन एक विचार के तौर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ये आइडिया है या धरातल है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रिया आपको इसमें दिलचस्पी है इन सारी चीज़ों में, और आगे जब भी सही समय आएगा तो आप इसमें करिएगा। तो बात को हम और आगे बढ़ाते हैं। खासतौर से प्रिया जी, आप बताइए, आपकी माता जी इतनी बड़ी साहित्यकार हैं और इतनी पूरी दुनिया में उनकी एक पहचान है साहित्यकार के तौर पे, और आपने बचपन से ही देखा होगा, तो आप उनके काम को किस नज़र से देखती हैं, कैसा लगता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत प्राउड। आई मीन जस्ट वेरी एक्सट्रीमली। जो मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जब मम्मी ने लिखना शुरू किया, इंडिया में शुरू किया था, लेकिन मेरे मेमोरीज डेनमार्क से शुरू होते हैं। तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जब मम्मी टाइप कर रही होती, मैं मम्मी के पास जाती थी, बोलती थी मुझे गोदी में बैठना है आपके। फिर मम्मी मुझे गोदी में लेती थी, और जैसे वो लिख रही है, मुझे ऊपर उठा रही है और लिख रही है, ऊपर उठा रही है लिख रही है। और तब से मेरा एक अटैचमेंट शुरू हुआ मम्मी के राइटिंग के वर्क से, क्योंकि I think, yeah, and so I mean, I feel extremely proud, and it is because of mom's writing, क्योंकि it is because of mom's writing कि फिर मुझे लगा अंदर से कि हाँ नहीं, मुझे भी अब हिंदी सीखना चाहिए, क्योंकि वो, हाँ मेरा कनेक्शन है इंडिया के साथ, हाँ मेरा कनेक्शन है मेरे फैमिली के साथ, लेकिन जब मेरे जो वो थॉट, तब मैंने एक्शन लिया जब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी एक इतना बड़ा राइटर बन रही है। मैं उनके इंग्लिश किताबें मैं हर समय पढ़ती हूँ, मैं एडिट करती हूँ, मैं आइडियाज देती हूँ, लेकिन मैं उनकी हिंदी किताबें नहीं पढ़ पा रही, उनकी ओन डॉटर उनकी हिंदी किताबें नहीं पढ़ पा रही है। तो तब तो it was actually her writing that has influenced me and pushed me towards building a connection with Hindi, a stronger connection with Hindi. And so, yeah, I mean,
I'm incredibly proud of her. अच्छा, अभिनव जी, मैं आपसे भी मेरा ये सवाल है, आप प्रिया जी को कब से जानते हैं? कितने वर्षों से आपका परिचय है? हमें 4 साल हो 4 गए। years. 4 साल। तो आपको पता था, या इनकी मदर जो है वो माता जी साहित्यकार है, हिंदी में मतलब शुरू से. शुरू से पता था, और मतलब जब मैं प्रिया से मिला, उनसे परिचय हुआ, तो मतलब और जानकारी बढ़ी मेरी, और मतलब शी इज डूइंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क। बहुत, जो मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, आपने तो प्रिया से सुन ही लिया, लेकिन जब मैं अर्चना जी को देखता हूँ तो मुझे बहुत उनके अंदर अंदर एनर्जी लगती है। मतलब शी हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी। हम लोग उनसे काफी छोटे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक हमारे अंदर भी उतनी एनर्जी है जितनी अर्चना जी के अंदर है। एक तो वो स्कूल टीचर हैं, उनका फुल जॉब है, साइंस की टीचर है। उसके साथ साथ शी इज अ वाइफ, she's a mother, she's a sister, and then she's a writer. तो इतनी एक एक औरत को इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स निभाते हुए जो मैंने देखा है, और उतनी ट्रेमेंडसली वो निभाती हैं अपनी डे टू डे में। इट्स वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। it's very inspiring, and her passion for writing, for Hindi, वो पैशन मैं कभी किसी राइटर को जानता नहीं था पर्सनली, लेकिन जब उनको मैं मिला तो मुझे दिखा कि वो पैशन कैसे उनके अंदर जगता है, कैसे उनको मिलता है। वो पैशन ट्रूली, व्हेन आई से, इट कम्स फ्रॉम अराउंड हर। जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो नजरिया है लिखने का, वो बहुत ऑथेंटिक क्यों है? वो ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि इट्स ड्रिवन एंड ड्रॉन फ्रॉम पीपल अराउंड हर। It's drawn from her daughter, it's drawn from her own personal experiences and her own personal reality and struggles. So she's very inspirational, और आज वो इस मंच पे पहुंची हैं। It's all the credit goes to her and her hard work. I mean, उनकी कोई किताब आपने हिंदी, जैसा प्रिया ने बताया कि वो नहीं पढ़ पाई, आपने देखी है, कभी नजर डाली है? देखिए, मैंने हिंदी में तो नहीं उनकी किताब पढ़ी, लेकिन जो उनकी इंग्लिश में किताब थी, कैराली मसाज पार्लर, जिन्होंने अभी वो ट्रांसलेट हो रहा है, जो ट्रांसलेट हो रही है, उसमें वो मैंने पढ़ी है। अच्छा, आपने पढ़ी है। तो अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ है, हिंदी के अलावा और कौन सी भारतीय भाषाओं को आप समझ सकते हैं, या कोई जानकारी है, या क्या कोई दूसरी दुनिया की कोई दूसरी भाषा पे भी आपको रुचि है या जानकारी है? आप दोनों? हिंदी तो, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जब when I was 5 साल का था जब मैं, तब मेरे पेरेंट्स आ गए थे थाईलैंड में। तो थाईलैंड में, उसके पहले तो हम इंडिया में ही, मेरे फादर ने इंडिया में ही जॉब की। हम 1 साल एक्चुअली भोपाल में भी रहे, जहाँ पे अभी आप हो, और हाँ, और कुछ साल हमने पंजाब में लुधियाना और भटिंडा में बिताए। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे थाईलैंड में। तो थाईलैंड में आने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि वहाँ पे जिस कॉलोनी में हम रहते थे, आदित्य बिरला ग्रुप की कॉलोनी में, वहाँ बहुत सारे इंडियंस थे, और अलग अलग जगह से सब इंडियंस आए हुए थे। कुछ लोग हमारे बंगाल से थे, कुछ लोग तमिलनाडु से थे। तो उनके साथ 12 साल मैं रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी थोड़ी उनकी भी भाषा समझ में आती है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कतई कि मैं फ्लुएंट हूँ, लेकिन अगर कोई बंगाली व्यक्ति मेरे सामने बात कर रहा होगा तो मुझे समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मुझे वो समझ है। और उसके साथ साथ जो मैंने स्कूल में सीखा, थोड़ी फ्रेंच सीखी थी स्कूल में, जापानीज सीखी थी, स्पेनिश सीखी थी, तो थोड़ी बहुत उसकी भी समझ है। और आपको पता ही है, मैं स्पेनिश कंपनी में काम करता हूँ, तो उससे मेरी थोड़ी स्पेनिश भी समझ में आती है। बहुत बढ़िया। और आपका प्रिया? मुझे तो, मैंने जर्मन 5 साल तक जर्मन सीखी, तो वो आती है। अब बहुत भूल गई मैं जर्मन अब ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन एक टाइम था जहाँ पर मैं बहुत फ्लुएंट थी उसमें। और मुझे डेनिश भी आती है अभी, क्योंकि डेनमार्क में हम बड़े हुए। लेकिन इंडिया में अभी खाली नहीं, अभी मुझे कोई और लैंग्वेज नहीं आती। अभी खाली मैंने हिंदी से शुरू कर रही हूँ मैं। पहले फिर देखते हैं, उसके बाद मास्टर वन लैंग्वेज फर्स्ट। एक्चुअली जो मेन इश्यू वो ये है कि आज
अगर कोई प्रवासी भारतीय मतलब अपने बच्चों को हिंदी सिखाना चाहता है तो उसके पास मतलब ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है सिखाने के लिए। मतलब ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। आज मुझे हिंदी कैसे पता है? आज मुझे हिंदी इसलिए पता है क्योंकि जो मेरे दोनों माता पिता हैं वो दोनों घर में हम हिंदी में ही बात करते हैं, तब इसलिए मुझे हिंदी पता है। उसके साथ साथ मेरे माता पिता ने ये भी कोशिश की कि मैं जो रिटन हिंदी है वो सीखूं, तो उसके लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। थाईलैंड में आप रिटन हिंदी कहाँ सीखोगे? स्कूल में भी सिखाई नहीं जाती, तो आप कहाँ जाओगे हिंदी सीखने के लिए? और ये तो मतलब यूट्यूब से पहले का जमाना है, जब आज तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हो गए इतने सारे, यूडेमी में, यूट्यूब में, कि कोई सीख सकता है अपने आप अपने लैपटॉप में। लेकिन तब के जमाने में, आज से 10 साल पहले, मैंने कैसे सीखा? तो मेरे माता पिता मुझे मंदिर ले जाते थे, तो वहां पे जो पंडित जी हैं उन्होंने मुझे हिंदी सिखाई। तो जो मेरी वर्बल हिंदी है वो तो मैंने घर पे सीखी, लेकिन जो रिटन और रीडिंग वो सब मैंने पंडित जी के थ्रू सीखी। और आई वुडंट से कि मैं आज फ्लुएंट हूँ अपनी राइटिंग में तो मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ हिंदी। मैं मुझे हिंदी पढ़नी आती है। वो सब क्रेडिट जाता है जो मेरे माता पिता ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके मतलब मुझे सिखाए। कितने लोगों ने किया होगा ये? ज्यादा लोगों ने नहीं किया होगा। एक्चुअली आप आज प्रवासी भारतीयों से मिलो तो आई वुड से 90% को हिंदी बिल्कुल मतलब लिखना और पढ़ना नहीं आता है। बोलना आता है क्योंकि वो तो घर में ही बोल रहे थे, लेकिन लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग है मैं बोलूंगा, क्योंकि आप अगर देखो यहाँ पे जापानीज स्कूल्स होते हैं, कोरियन स्कूल्स होते हैं, जो उनकी एम्बेसीज के थ्रू यहाँ पे चलाते हैं कनाडा में। they are reaching out to their diaspora so that they can learn the language, they can keep rooted to their traditions. इस चीज की कमी है actually कि भारत इतना बड़ा देश होके अपनी लैंग्वेज और संस्कृति को उतनी अच्छी तरीके से नहीं फैला पा रहा जो जितनी अच्छी तरीके से दूसरे देश ये अब बदल रहा है। लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटी थी और जब हम डेनमार्क पहुंचे तो मम्मी पापा ने उस टाइम मुझे खाली हिंदी आती थी। फिर उन्होंने देखा कि अब ये स्कूल में इंग्लिश सीख रही है, लेकिन अब ये हिंदी थोड़ा भूल रही है। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी मुझे हिंदी सिखाने के लिए। उनने भी मुझे हिंदी क्लासेस में डाला डेनमार्क में, लेकिन जो क्वालिटी था उस समय बिल्कुल कोई क्वालिटी नहीं था उन क्लासेस में। और मैंने देखा जो मेरी जापानीज फ्रेंड थी, जो जापानीज स्कूल वो जाती थी, उसमें जो क्वालिटी, जो एम्फेसिस दिया वो देते हैं अपने लैंग्वेज को, वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में इंडियंस नहीं देते थे। अब बदल रहा है, लेकिन उस टाइम में, और फिर and then you forget what happens is you get busy, हम स्कूल जा रहे हैं, हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस बीच में it gets lost जब रिसोर्सेज नहीं है तुम्हारे पास। और मैंने देखा कि उस टाइम पर जब मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश करी हमें to keep Hindi alive in our home and to keep Hindi alive in our lives, लेकिन इंडियंस का एटीट्यूड उस समय डेफिनेटली बहुत डिफरेंट था फ्रॉम अदर कल्चर्स। इंडियंस का एटीट्यूड वो ज्यादा था कि इंग्लिश सीखो, ये कि हाँ फॉरेन बन जाओ, ये था। अब बदल रहा है, अब हमारे जनरेशन के साथ ये बदल रहा है। अब हम ये सीख रहे नहीं, एक्चुअली हमें अपने कल्चर के पास जाना चाहिए, हमें रूट्स के पास। ये इंग्लिश छोड़ो, ये वाइट लोगों का कल्चर छोड़ो, अपना कल्चर के पास आओ। लेकिन ये एटीट्यूड अब आ रहा है लोगों के अंदर। तो जब हम बड़े हो रहे थे, मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश करी, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे तब सीखने के लिए, so it gets lost. लेकिन now the resources are coming. अब resources है, अब ये एटीट्यूड भी बदल गया सबका। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। दूसरा मेरा एक और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अगर आपको अपने आप को अभिव्यक्त करना है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना है, तो कितनी संभावना है कि आप कौन सी भाषा का चयन करेंगे? अब प्रिया जी, आप तो हिंदी सीख रही हैं, तो लेकिन क्या भविष्य में संभावना है कि अंग्रेजी के अलावा आप दूसरी किसी भाषा को जरिया बनाएंगे अगर मौका मिला तो? I mean, अगर मौका मिला, I wish I could learn all languages. लेकिन अभी I think मेरा अभी फोकस खाली पहले मेरा फोकस था जर्मन में और मेरा फोकस था डेनिश में, लेकिन
the issue is, जैसे मैं मम्मी के साथ नहीं, मैंने बात कर रखी है पहले कि the issue is जब तुम बहुत सारे लैंग्वेजेस लो तो तुम मास्टर नहीं कर सकते कोई लैंग्वेजेस। तुम बस छोटा मोटा तुम हर लैंग्वेजेस में बोल सकते हो, लेकिन कोई मास्टर नहीं कर सकते कोई एक लैंग्वेज। तो तभी मैंने अपना फोकस अभी खाली हिंदी में, खाली अपनी हिंदी को बेटर करना चाहती हूँ। और मतलब आई थिंक आपको क्वेश्चन था कि जब हम अंदर सोचते हैं Oh yeah. तो हम कैसे किस Oh, did I लैंग्वेज में misunderstand the सोचते हैं? question? हाँ, तो आई थिंक आत्माराम जी ये पूछ रहे थे कि हम जब अंदर सोचते हैं, अपने भावना अपनी सोचते हैं, इमोशन सोचते हैं, Sorry, I misunderstood the तो question. हम हिंदी में सोचते हैं कि हम इंग्लिश में English सोचते हैं? में, I तो definitely प्रिया जी English. के लिए तो इंग्लिश English में में। है, मेरे लिए आई थिंक मैं दोनों में शायद सोचता हूँ। आई वुड से कि मैं दोनों यूज करता हूँ। और आई थिंक वो एक चॉइस भी है। मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ अपने अंदर कि मैं अगर इंग्लिश में सोच रहा हूँ तो मैं इंग्लिश को क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं हिंदी में क्यों नहीं सोच रहा। तो मैं एक कॉन्शियस डिसीजन भी अपने दिमाग में रखता हूँ कि मुझे हिंदी में सोचना है, हिंदी में जितना मैं बोल सकूं बिना अंग्रेजी यूज किए उतना मतलब उतना मैं करूँ, कोशिश करूँ। लेकिन डिफिकल्ट है आत्माराम जी, जैसे मैंने आपसे बोला अभी कि हम हमेशा जो प्रवासी भारतीय हैं, जब मैं गलत हो सकता हूँ, आप तो भारत में रहते हुए भारतीय हैं, आप हो सकता है आप मेरे से डिसएग्री करें, लेकिन जो मुझे लगता है जब मैं भारत आता हूँ कि मुझे लगता है कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये लोग देखो अपने कल्चर से कितने डिफरेंट हैं, अलग हैं, इनको हिंदी आती नहीं है या अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके पास कितने रिसोर्सेस थे, उनके पास क्या रिसोर्सेस थे। आज हमें जाके एक अलग देश में रहना है, वहां पे रह के हमें वहां सक्सेसफुल भी होना है। वहां सक्सेसफुल होने के लिए आप इंडियन होके सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। वहां आपको सोसाइटी में असिमिलेट करना पड़ेगा। you can hold on to your Indian values, you should hold on to your Indian values, but then you also need to assimilate into the society. You need to understand how the society works there. You need to understand their culture. उनका कल्चर समझना पड़ेगा और तब जाके आप आगे बढ़ोगे। तो हमारे पास जितने रिसोर्सेस थे उस रिसोर्सेस से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और मैं तो यही विश करूंगा कि जो आगे चल के और जो भारतीय बाहर आएंगे उनको और सपोर्ट और रिसोर्सेज मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहमियत है इस चीज की। क्योंकि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग देश बनना चाहते हैं दुनिया में, हमारी संस्कृति सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं फैला पाएंगे तो हम अमेरिका जैसे देशों से कम्पीट नहीं कर सकते, चाइना जैसे देशों से हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है। नहीं, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही। तो इससे जुड़ा हुआ कि रिसोर्स से आशा ये है कि जैसे अब आज आपने बोला कि आज आपकी जो पीढ़ी है उसमें ये बदलाव आ रहा है कि हमें भारत से या हमें सांस्कृतिक तौर पे हमारी जो पहचान है उससे अगर जुड़े रहना है तो भाषा महत्वपूर्ण है। और आप हिंदी को न सिर्फ स्वीकार रहे हैं बल्कि सीख भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी हिंदी सीखने का जो वर्तमान ढांचा है खासतौर से कनाडा में, तो कितना आप देखते हैं, कैसा है, या उसमें क्या कमियां आपको दिखाई देती हैं? मैं तो बोलूंगा कोई ढांचा है ही नहीं। एक्चुअली मैं तो आपसे ये बोलूंगा यूएसए में भले ढांचा हो, यहाँ कनाडा में मेरे हिसाब से तो कोई उतना ढांचा नहीं है। मतलब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे जो मेनली जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है वो है पंजाबी का। ठीक है, तो यहाँ तो आप तो जानते ही होंगे कनाडा में ज्यादातर जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं वो पंजाब से आए हैं। वो भी 1983 में जो मतलब जो इशू हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे सेटल हुए हैं। तो मेनली यहाँ पे जब कैनेडियंस इंडिया को देखते हैं तो वो बहुत रॉन्गली और इनकरेक्टली सोचते हैं कि इंडिया इज इक्वल टू पंजाब। ठीक है, उनको वो भूल जाते हैं कि इंडिया, पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो केवल 2% है इंडिया की पॉपुलेशन की, वो भूल जाता है। तो यहाँ पे हर चीज ऑनेस्टली सबको लगता है कि या तो आप पंजाबी हैं या तो आप गुजराती हैं, और तो कोई जानता नहीं। आप लोग तो जानते नहीं मध्य प्रदेश किधर है, उत्तर प्रदेश किधर है, उत्तराखंड किधर है।
कोई कुछ नहीं जानता। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, आई वुड से कि बिल्कुल नहीं है। और अगर आप पंजाबी हैं तो यहाँ पे गुरुद्वारे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखे हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द पंजाबी कम्युनिटी हियर फॉर डूइंग व्हाट दे हैव डन फॉर देयर कल्चर। लेकिन फॉर हिंदी देयर इज There's नथिंग। not. ओ, तो फिर आप क्या सोचते हैं आपके जहन में, जैसे अभी आपने कहा कि आपके बाद जो पीढ़ी आएगी, तो उसके नज़र से आपके जहन में कुछ है क्या होना चाहिए? कोई ऐसे संगठन हो सकते हैं या कोई ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं, या जैसा आपने कहा कि भारत सरकार कुछ ऐसा बनाए, तो आपके हिसाब से बहुत सरल सा क्या आपके जहन में आता है, क्या होना चाहिए? आई थिंक जो मैंने देखा यहाँ पे, जो दूसरे देश जो कर रहे हैं जैसे कोरिया के और जापान के, वो Japan, उन्होंने yeah. अपने लैंग्वेज के स्कूल खोल रखे हैं। आई डोंट नो उनकी फंडिंग कहाँ से आती है। मेरा आई सस्पेक्ट कि they are probably funded by their local governments from Korea and Japan. तो अगर ऐसा कोई कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करे, कि वो अपने हिंदी सेंटर्स थ्रू आउट कनाडा, यूएस और यूके, जहाँ पे भी इंडियंस हैं ज़्यादातर, वहाँ खोले और वहाँ पे मतलब फैलाए, तो वो इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि एज अ सॉफ्ट पावर मैं अभी भी मानता हूँ कि हमारी जो रेपुटेशन है वर्ल्ड में वो बहुत स्ट्रांग है। जो योग हमने फैलाया, जैसे पूरी दुनिया में आज योग फैल गया है, तो अगर हम योग फैला सकते हैं तो हम अपनी भाषा भी फैला सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, बस एक स्ट्रक्चर की जरूरत है, एक ढांचे की जरूरत है, जैसे आपने बोला। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर ऐसा कोई हम स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोले जिसमें बच्चे जा सकें, हिंदू पेरेंट्स अपने बच्चे भेज सकें वहाँ पे आफ्टर स्कूल 1 या 2 आवर्स के लिए हिंदी सीखने के लिए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर अस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग अदर थिंग्स एज वेल। जैसे यहाँ पे हम HSS जो RSS का ऑफशोर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं, तो उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको भी सपोर्ट की जरूरत है। तो काफी भारतीय जो हैं, जो अगर अपने चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो हिंदी साहित्य से जुड़े और हिंदी कल्चर से जुड़े, तो they can join organizations like HSS who are doing a terrific job in that realm. हाँ, टोरंटो में तो बहुत सारे भारतीय हैं, तो कुछ किन्हीं सामाजिक संगठनों से, हिंदी सिखाने वाली कोई स्वयंसेवी संस्थाओं से आपका कुछ परिचय है, आपको जानकारी है आपने? नहीं, मेरी तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो मैं सीख रहा हूँ वो ऑनेस्टली मैं अपने आप ही सीख रहा हूँ। हम बस अपने आप सीख रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आजकल के ज़माने में तो आप लैपटॉप के थ्रू भी सीख सकते हो। आज तो YouTube में भी इतना है और Udemy में भी इतना है कि आप इतना कंटेंट है कि आप if you want it you can do it. But I think having some sort of a structural center will be very helpful for parents who do not have the time to sit with their children and teach it to them. For them it will be easy if they can just send their kids to some sort of a center and they can learn it. अब बहुत बढ़िया आपने बात कही, सचमुच ये तो समस्या है और इसका समाधान भी समय के साथ निकलेगा। अच्छा, अब ये एक बड़ा रोचक सवाल है कि जब आप अपने मित्रों से, खासतौर से भारतीय मित्रों से या भारत ओरिजिन के मित्रों से जब बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो अक्सर जो संस्कृति के बारे में या भारतीयता के बारे में कभी बात होती है? बिल्कुल, Yeah, हाँ, definitely. हम हर चीज के बारे में बात करते हैं। I think Priya, maybe you can go first. Yeah, so it depends. So lately, yes. जब मैं छोटी थी और जब मैं अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ मिलती थी, तब नहीं, तब then definitely no. तब तो I feel like at that point I had a connection to India, but it wasn't something I was trying to grow and get to know better. तो तब नहीं. लेकिन now when we meet, अब मुझे लगा है जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे दोस्त के साथ, उनके अंदर भी अवेयरनेस आ रहा है कि नहीं, हमें भी अब इंडिया के साथ टाइज चाहिए, हमें भी इंडिया के साथ एक रिलेशनशिप चाहिए। तो डेफिनेटली जब हम मीट करते हैं, we talk about many things, but we talk about India too, and we talk about, हम एक दूसरे से बात करते हैं कि क्योंकि
एक चीज है, जब जब तुम बाहर रहते हो तो इंडिया में रहना उसके बाद मुश्किल हो जाता है, बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। तो हम ये बातें करते हैं, अगर हम इंडिया में रहे, हम कैसे रहे, तुम जाना चाहते हो, हम जाना चाहते हैं, इस विषय में हम बात करते हैं। जी बिल्कुल। और हम लोग हर चीज And के बारे में बात politics. करते हैं। हम लोग तो मतलब जो इंडिया में हो रहा है, Yes. मतलब अभी फार्म प्रोटेस्ट हो रही हैं, हम उसके हाँ। बारे में बात करते हैं। हर चीज के बारे में डिबेट करते हैं। हर आदमी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता हाँ। है। पर्सनली स्पीकिंग, मैं तो अब डेली इंडियन न्यूज़ फॉलो करता हूँ, और आई मीन फॉर मी इट्स अ पैशन। सो जो इंडिया में हो रहा है वो डायरेक्टली मुझे इम्पैक्ट करता है, और आजकल जो इंडिया में हो रहा है वो इंडिया में कंटेन भी नहीं है, वो पूरी दुनिया में जितने भी भारतीय हैं सबको इम्पैक्ट करता है। हम सबकी फैमिलीज इंडिया में हैं, तो वी कीप इन टच with what's happening. नहीं, बहुत बढ़िया। आखिरी कुछ और एक दो और सवाल है मेरे मन में। एक तो ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि लगभग 4 से 5 दशक हो गए हैं प्रवासी भारतीयों को भारत से, ऐसा मूलतः माना जाता है कि आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग विदेशों में गए। तो आप तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी हैं विदेश में भारतीयों की, और जिस तरीके से भारत में अभी अंग्रेजी और जो पश्चिमी कल्चर है उसका जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, तो वो भी एक संदर्भ है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आने वाली 2 या 3 पीढ़ी के बाद, जैसे आपके बाद 2-3 पीढ़ी के बाद, आपको भारतीय संस्कृति और कल्चर का कैसी तस्वीर दिखाई देती है? ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है आपका, अच्छा प्रश्न है। आई थिंक देखो, जो हमारा जो जियोपॉलिटिक्स है भारत में, वो धीरे धीरे हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। मोदी जी मानते हो या ना वो अलग बात है, लेकिन आजकल जो देख रहे हैं हम पॉलिटिकली, चाहे जो अभी चाइना के साथ गलवान में हुआ हो, जिसकी वजह से हम और यूएस की तरफ जा रहे हैं, वो वो बहुत ऑब्वियस डायरेक्शन लग रहा है। पहले जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद जो 1965 1970 वॉर्स 71 की वॉर्स हुई, वी वर पुश टुवर्ड्स रशिया। तब हमारा और रशिया ओरिएंटेशन था। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो कंप्लीटली यूएस की तरफ अलाइन हो रही हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो कल्चर है वो भी आज ज्यादातर, मैं बोलूंगा कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा है, वेस्टर्न सेंट्रिक हो रहा है। तो ये शिफ्ट आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ हम क्या करते हैं, ये शिफ्ट होना ही है। आई थिंक आज से 10-20-30 साल में यूएस और इंडिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, 5 आई नेशंस हैं आपके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, हम इनके संस्कृति की तरफ एक्चुअली बढ़ रहे हैं। और that is, you can say that is not just driven by culture, it's also driven by democratic values that we have in our country that we want to preserve and we want to go towards more and more. So in that scenario, we need to be careful to preserve our domestic culture, because मुझे हमेशा लगता है कि एज अ देश इंडिया ने, भारत ने 70 सालों में बहुत प्रोग्रेस की, बहुत आगे हम बढ़े, हमने बहुत डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन जब हम जो भारतीय जो यहाँ है, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं हाँ लेकिन देखो, मतलब यूएस ने तो एक ब्लैक प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर दिया, ओबामा प्रेसिडेंट है यूएस का, मतलब ब्लैक लाइव मैटर वहां पे हो रहा है तो इंडिया में भी होना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि इन देशों ने 200-300 साल बाद ये डिस्कशन किया है। हम 70 साल बाद ऑलरेडी डिस्कशन कर, 70 साल बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, अब्दुल कलाम जी हमारे प्रेसिडेंट थे। हम हमेशा यहाँ का पर्सपेक्टिव इंडिया पे थोप देते हैं। हम भूल जाते हैं कि इंडिया का भी एक पर्सपेक्टिव है, इंडिया की भी एक अलग विचारधारा है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये इससे मैं काफी स्ट्रगल करता हूँ, क्योंकि
अगर हम जो जो भारतीय इंडिया में है, हम अपना पर्सपेक्टिव फोरफ्रंट पे नहीं लाएंगे, हम अपनी वे ऑफ थिंकिंग फोरफ्रंट में नहीं लाएंगे, देन वी विल ऑलवेज बी सेकेंडरी टू दीज वेस्टर्न नेशंस। वो वेस्ट में हुआ, हम कॉपी करेंगे। यूएस कर रहा तो हमें भी करना है, यूके कर रहा तो हमें भी करना है। हमारी सिविलाइजेशन यूएस और यूके के ऊपर तो अभी आ रही है, हमारी सिविलाइजेशन इनसे भी पुरानी है। ये तो लोग यूएस में कब आए? 1700 आप कब आए? जब भी कोलंबस लैंड किया तब आए, ठीक है। उसके पहले इनकी क्या संस्कृति थी? कुछ नहीं था। हमारी संस्कृति तो है ना, हम क्यों उनको भूल रहे हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया, हमने इंडिपेंडेंटली कैसे थिंक किया था पहले। अगर हम अपनी वैल्यूज को नहीं प्रिजर्व करेंगे, अगर हम अपने बच्चों को हिंदी नहीं सिखाएंगे, अगर हम अपने बच्चों को जो हिंदी साहित्य से रूबरू नहीं कराएंगे, तो वो भी भूल जाएंगे। उनको भी लगेगा कि वेस्टर्न सुपीरियर है, मुझे इंग्लिश समझ में आती तो मैं इंग्लिश ही पढ़ूंगा। तो it's very important we preserve our values. It's very important we spread our culture, we spread our हमने योग फैलाया, हम हिंदी भी फैलाते हैं। it's very important we do those things. Actually ये what he's saying, that जब I remember जब मैं छोटी थी तो मेरा पर्सपेक्टिव भी जैसे बहुत वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस था। तो जब मैं इंडिया को देखती थी, अरे इंडिया इसमें पीछे, इंडिया उसमें पीछे, इंडिया इसमें आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, मुझे लग रहा है नहीं, मैं एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ। सब कुछ जो मैं देखती हूँ इंडिया में, मैं हर समय एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव लाती हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट में ग्रो अप हुई। तो अब मैं कोशिश करती हूँ to stay quiet and to try to listen rather than speak and say this is what I think India should do, this is what I think India should do. नहीं, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव वेस्टर्न है। So it's important to just sit back and listen to the Indian perspective first, not put in the Western perspective there. वाह, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप दोनों ने जो संदर्भ है वो बहुत सही तरीके से आपने उसको पकड़ा। तो भारतीयता के बारे में हम बात शुरू की थी। अब मैं बहुत थोड़ा सा निजी एक और आखिरी सवाल है कि घर में आपके खान पान में, बोली की तो बात आपने कही, अभिनव जी ने बहुत अच्छे से कहा। घर में आपका क्या खान पान का आप लोगों का क्या तरीका है? आपके घर में कितना भारतीय भोजन आप घर में बनाते हैं? ये एक छोटा सा व्यक्तिगत सवाल है। हम घर में भारतीय भोजन बनाते हैं आत्माराम जी। आप जैसे मैं तो, मुझे तो बिना भारतीय भोजन खाए हुए ऐसा लगता नहीं कि खाना खाया। आप बाहर निकले हो, आपने पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद वो फीलिंग नहीं आती जब तक नहीं आपने अपना खाना नहीं खाया हो। और प्रिया के जो जीजा जी हैं वो आंध्रा से हैं। तो प्रिया ने तो उनसे आंध्र प्रदेश की जो खान पान है वो भी सीखा हुआ है। तो हमें दोनों इडली डोसा बनाते हैं हम घर में, सब कुछ बनाते हैं हम। इडली डोसा बनता है, सब बनता है। ये नॉर्थ इंडियन कुकिंग करता है, मैं साउथ इंडियन कुकिंग करती हूँ। हमने पूरा भारत कवर कर लिया। बस ईस्ट इंडिया रह गया। ईस्ट इंडिया वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके। और सचमुच ये इस श्रृंखला की जो तीसरी बातचीत आप लोगों से की, तो सच में मुझे इतनी खुशी हो रही है और मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद है। मतलब मुझे लगता है कि आने वाला प्रवासी साहित्यकार, ये प्रवासी समाज का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। हमको कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा मुझे आप लोगों से बातचीत करके ऐसा इस नतीजे पे मैं पहुंच रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आत्माराम जी, और अच्छा। आपकी वजह से आज हम आपसे जुड़ पाए। और आपसे बात करके भी हमें यही लग रहा है कि जो हम महसूस करते हैं वो शायद बहुत सारे भारतीय और प्रवासी भारतीय भी महसूस कर रहे हैं। तो ये एक कम्युनिटी है जो हमारे जो संघर्ष हैं, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, वो आज आप दिखा रहे हैं दुनिया को आपके मैगजीन के माध्यम से। और इससे हमें और प्रेरणा मिलती है और खुशी मिलती है। और आगे और हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी निजी जिंदगी में और कि हम भी कुछ करें भारत के लिए, और भारत का नाम मतलब पूरे विश्व में और रोशन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, प्रिया जी। मेरी बहुत शुभकामनाएं, आपने नए जीवन में प्रवेश किया, इसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप बहुत तरक्की करें, और भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा के प्रति आपके मन में जो स्नेह है वो भी बहुत उल्लेखनीय है। आप बहुत ही प्रसन्नता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। थैंक यू। ओके।